अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया हमारा कैफ 1 का। कल हमने डिस्पोजल नॉन करंट एसेट्स का जो है वो सीखा था, ठीक है। क्वेश्चन 20 हमारा क्लास में कंप्लीट हो गया था। इसकी रिक्वायरमेंट में एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन एडिशनली आप घर पे उसको बना लीजिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन साथ साथ चलाया था, जो पहले आप कर रहे थे फिर मैं यहाँ पे कर रहा था आपके लिए, उसको कंप्लीट करते हैं। उसका डिस्पोजल अकाउंट रहता था, ऐसे ही है। उसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। घर पे इसको भी कंप्लीट किया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। किस किस ने कंप्लीट किया था? अच्छा, होमवर्क के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस थे? 22, 23, अगला नहीं दिया था मैंने, रमज़ान ऑफर। अच्छा चलो चलो ठीक है। तो ये दोनों सवाल कितने बच्चों ने किए हैं? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने किए हैं? मैं हाइब्रिड को भी देख रहा होता हूँ, हाथ खड़ा करें। अच्छा, गलत सवाल, हाथ नीचे करें। किस किस ने नहीं किया होमवर्क? पहला हफ्ता है, सारे ही करके आ रहे हैं। ओके गुड। चलें जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ज़रा क्विकली इसको गो थ्रू करते हुए आते हैं और कंप्लीट करके फिर दोबारा से एक और सवाल स्ट्रेट लाइन का करते हैं। ज़रा मेरी और तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर रिड्यूसिंग बैलेंस स्टार्ट कर देंगे। शायद उसके डिस्पोजल पे पहुंच जाएं, शायद ना पहुंचे, देखेंगे वो, ठीक है। आप लोगों ने भाई आज कोशिश करनी है। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इंट्रो वाली बातें हैं। तो आज हमारा कितना लेक्चर है? चौथा। तो आपके 2 लेक्चर्स पेंडिंग हैं इसके अलावा, तो आपने वो आज ही ले लेना हिम्मत करके, ठीक है। ऊपर आईटी लैब में बैठ के ले लो या यूट्यूब पे अवेलेबल किए हुए हैं, प्लीज़ ले लीजिएगा। हैंड आउट्स बुक ही है वैसे तो, ऊपर से बुक लेके चले जाओ तो बुक वाले सवाल है, बस ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर, रिक्वायरमेंट क्या थी? एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड रिडम्पशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। और 2017 31 दिसंबर पर। यकम जनवरी 17 के क्वेश्चन करने लगे हैं जी। करें। वालेकुम सलाम। और मैंने कहा था 3 डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग बनाने हैं। इसकी बारी आएगी तो सवाल पूछिएगा। अब फिलहाल मैंने इसकी बात शुरू कर दी है, ठीक है। ये अलग अलग बनाने थे तीनों डिस्पोजल हैं। ये कैसे हो गया? जाएं जाके चेक करें हाइब्रिड में क्यों आवाज़ कम आ रही है। वैसे कुछ ज़रा रमज़ान की वजह से आवाज़ है भी कम। अच्छा जी, चलें, आखिरी क्लास है, थोड़ी हिम्मत जुटा के ना सारा जोर लगा देते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है जी, 50,000 और 20,000। ओपनिंग बैलेंस हमने 1000 में सवाल किया, 50 और 20 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन यकम सितंबर 17। सिंपल एडिशन की एंट्री की थी हमने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30 से। नेक्स्ट, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई कुछ साल पहले इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 सितंबर 17 हमारे साल में फॉर 3,000 ओनली। ये डिस्पोजल आ गया। अब डिस्पोजल के लिए आपको 4 स्टेप्स लिखवाए थे। खैर कल की तरतीब तो जरा डिफरेंट थी, कॉन्सेप्ट देना था तो पहले डेप्रिसिएशन निकाली और सारी तरतीब। लेकिन अब कल से ही दूसरे सवाल से, इस सवाल से ऑनवर्ड्स आगे यही रखेंगे कि जब डिस्पोजल आएगा तो डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हम परफॉर्म कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मैं अब उसी तरतीब से आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं, ठीक है जी। डिस्पोजल है तो 4 स्टेप्स में हमने डिस्पोजल को डील किया था। स्टेप 1 क्या था? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। क्यों जी, क्यों ऐसे किया था? हमने कहा था जब एसेट बिजनेस में आता है तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ने से डेबिट। तो जब डिस्पोज हो रहा है डी रिकग्नाइज करना है उसको। जब बिजनेस से चला जाएगा तो किताबों से भी निकालना है। तो एसेट आने पर डेबिट किया था एसेट अकाउंट को, तो एसेट के जाने पर एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। अगली बात, एसेट अकाउंट अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग है। मतलब डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट इस केस में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अगर ये एंट्री हो रही हो तो डेप्रीसिएशन जो है एसेट के अंदर होने वाली कमी, वो एसेट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट नहीं हो रही होती, एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ी होती है? कॉस्ट, और डेप्रीसिएशन अलग इकट्ठी हो रही होती है इधर अकाउंट में। तो अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है तो फिर जब एसेट आया था तो वो तो कॉस्ट पे ही डेबिट होता था, जब जाएगा भी तो उस एसेट की यहां से क्या निकालेंगे? कॉस्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अब हमारा जो एसेट बिका है, साथ ये भी ओपन कर लेना जो नया काम एंड पे किया था, ठीक है भाई। अब आप माजरत के साथ थोड़ा सा तो अब
आपको मुश्किल पेश आएगी। अब कल का एक लेक्चर लगा हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। तो स्टेप 1 क्या है जी, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करना है। जो एसेट जा रहा है, जाने वाला जो है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, वो जाने वाले की कॉस्ट कितनी है 25। ये एसेट 25 की कॉस्ट करता था जब हमने खरीदा, तो 25 कॉस्ट है इसकी, इसको क्रेडिट करना है एसेट अकाउंट में से, स्टेप 1, ठीक है। तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, 25 से क्रेडिट किया। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहां डाला था, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट यहां पे इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट एसेट हुआ है 30/9/17, और इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, डिस्पोजल का अकाउंट। जरा शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, सही है। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 क्या था, हमने कहा था अगर एसेट चला गया है तो इससे रिलेटेड जितनी डेप्रिसिएशन आज तक हमने रिकॉर्ड की है वो भी निकाल दो। तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इस एसेट की सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुकी है। साल के पहले दिन पर जो डेप्रिसिएशन पड़ी है इसमें आज तक की डेप्रिसिएशन थी, और इस साल की भी थोड़ी सी डेप्रिसिएशन, ये कहां गई, ये भी हमने इधर ऐड की। तो इस एसेट की, जाने वाले एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट के अंदर क्या हुई पड़ी है, क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो यहां पर इकट्ठी हुई पड़ी है डेप्रिसिएशन, जब ये एसेट ही चला गया तो इसकी डेप्रिसिएशन को भी यहां से निकाल दें। तो स्टेप 2 हमने क्या लिखा था, बोलिए, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, उसके लिए हमने लॉन्ग कट भी देखा था लेकिन शॉर्टकट भी बनाया था कि accumulation of disposal अगर निकालनी है तो शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन मेथड में लग सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है। तो अगर ये एसेट हमारे पास, जैसा कि आपने देखा था, 2 साल और 3 महीने रहा था, यानी कि 2.25 साल ये हमारे पास रहा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो बहुत आसान काम है। हम 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालकर उसको 2.25 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ऐसा ही है, लॉन्ग कट से समझाया था लेकिन स्ट्रेट लाइन में यही शॉर्टकट यूज किया करेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले वर्किंग 1 की, क्योंकि स्टेप 2 के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए थी, हमने उसको कैलकुलेट किया, आंसर आया 11.25। ये वो फिगर है जो स्टेप 2 के अंदर हम कह रहे हैं एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट कर दो। तो स्टेप 2 क्या था, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, जो वर्किंग 1 में हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो यहां से इसको डेबिट किया था, तो क्रेडिट दूसरा इंपैक्ट कहां डाला था, तो 11.25, ठीक है जी। तो इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 30/9/17 पर, ठीक है जी। और इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है जी, लेकिन ये फिगर हमने निकाली है वर्किंग 1। डन हो गया जी, सही है और सही है। अब डिस्पोजल को पूरा करो। वो तो पहला दिन था ना, कल सिखाते हुए मैंने कहा था लो भाई ये अकाउंट्स पूरे हो गए, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। वो तरतीब नहीं है, तरतीब तो वही है कि अब डिस्पोजल को शुरू किया है तो डिस्पोजल को खत्म कर देते हैं। तो पहला स्टेप, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करो। दूसरा, एक्यूमुलेशन से इसको डेबिट करो। तीसरा, कैश को रिकॉर्ड करो। एसेट बिकेगा तो कैश जाएगा, अच्छा एसेट बिकेगा तो कैश आएगा, और कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो कैश का अकाउंट दिमागों में बनाकर, दिमाग आपका कल किया था, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्पोजल दूसरा इंपैक्ट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर। कितना है जी, 3 ओनली। स्टेप 4 क्या था, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू, बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, या गेन या लॉस। इस डिस्पोजल अकाउंट का हमने कहा था मकसद ही यही है, इसीलिए कल मैंने वहां लिखा था बोर्ड पे जब सवाल किया था कि इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती, ये तो सिर्फ डिस्पोजल का गेन या लॉस निकाल कर देने के लिए हमारे पास आता है। ओके, तो डिस्पोजल का अकाउंट हमने बनाया इसीलिए। तो बैलेंसिंग फिगर एंड पे इसमें से क्या निकलेगी, या गेन होगा या लॉस। कल मैंने जबानी समझाया था लेकिन लेजर से नहीं समझाया था कि गेन है या लॉस। आज भी जबानी पहले समझा दूं। मुझे बताओ, एक एसेट 25 की कॉस्ट वाला आज तक 11.25 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो इसकी नेट करके बताओ बुक वैल्यू कितनी बनती है,
जल्दी बताओ। 13.75। हमारी किताबों में एक चीज की वर्थ है 13.75। बेचने गए तो जालमों ने सिर्फ 3 रुपए मार्केट में दिए, तो नफा हो गया ना? नुकसान है। हमारी 13 वाली चीज 3 रुपए में बिकी है, तो हमें क्या हुआ है? कितना नुकसान हुआ वैसे बाय द वे? लेकिन हम ऐसे नहीं निकाला करेंगे, हमने लेजर ही इसीलिए बनाया है। तो बैलेंसिंग फिगर यही फिगर निकला करेगी जो बस P&L में फेंक देते हैं। नुकसान आपको पता है, लेकिन मैंने लेजर से पढ़ना अभी इसको नहीं सिखाया, अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं, ठीक है? तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है जी? क्रेडिट साइड पर। कितनी? अच्छा, अब ये जो भी है, गेन है चाहे लॉस है, दोनों ने कहां जाना होता है? P&L। तो यहां पे लिखो P&L। अगर लेजर मांगा हुआ है तो बस आंसर, कहानी खत्म, टेंशन ही कोई नहीं, गेन है या लॉस है। हाँ, अगर P&L के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो फिर देखना पड़ेगा कि ये गेन यानी इनकम है या लॉस यानी एक्सपेंस की तरह से, ठीक है? सही है। तो यहां पर सिर्फ अभी लेजर की हद तक सिर्फ ये लिख देना, P&L बैलेंसिंग फिगर, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। ओके, डन? समझ आती है ये बात? चलो, अच्छा जी, अब ये काम डिस्पोजल वाला खत्म हो गया। अब एक काम रह जाया करेगा, वो ये होता है, ये इस तरह से, ठीक है ना, कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, सारा कंप्लीट हो गया, गेन लॉस निकल आया। अब जब हम सवाल को देखेंगे तो एक चीज रहती होगी, सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करना बाकी है। तो उसके लिए फिर वर्किंग 2 हम करेंगे। वर्किंग 2 में हमने कहा था डिस्पोजल आने पर इस वर्किंग में क्या चेंज आएगा, जो इंट्रो में पढ़ी थी उससे आगे क्या चेंज आया था? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्योंकि ओपनिंग में सिर्फ वो एसेट्स रखते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहें, ठीक है? तो जो एसेट इस साल के दौरान बिक गया है, साल के पहले दिन तो हमारे पास था, साल के आखिरी दिन तो हमारे पास, दौराने साल बिक गया, 30/9 को गया, बोलो। तो इस साल में तो सिर्फ 9 महीने हमारे पास इस्तेमाल हुआ। तो अगर ये यहां पड़ा रहा इस 50 के अंदर और इसी 50 पे रेट लग गया, तो इस 25 पे भी पूरा साल डेप्रिसिएशन निकल आएगी, जो कि सही नहीं है। तो हमने इस 50 में से लिखवाया था ये आपको, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट, ठीक है? तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल आ गया, उसके बाद उसी तरह से ऑन एडिशन आ गया। और ये जो अलग किया था यहां से सिर्फ इसलिए निकाला था, जब इसने कल कहा था मुझे क्यों निकाला, ठीक है, याद है ना? तो इसको यहां से सिर्फ इसलिए निकाला था कि यहां पड़ा रहेगा तो पूरा साल डेप्रिशिएट होगा, लेकिन ये नहीं कि इसको डेप्रिशिएट करना ही नहीं था, करना था इसको, जितने अरसे इस्तेमाल हुआ। तो इसको ऐसे हमने अलग लाइन आइटम के तौर पे लिखा था, 9 महीने की डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज की, ठीक है? तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, इसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी? तो इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसमें कल सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनने से रह गया था। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं डिस्पोजल का अकाउंट में सेम डेट आ रही है? जी बिल्कुल, डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर एक ही डेट आएगी, क्योंकि ये किसी एक दिन होता है। फिर अगला सवाल बच्चे करते हैं, ईयर एंड तो 31 दिसंबर का है, तो ये 30/9 क्यों आ रहा है? भाई जिस दिन डिस्पोजल हो रहा है इसके अंदर डेट्स वही आनी है। अब आसानी के लिए समझने के लिए यूं समझ लो, 30/9 को हमने ये लेजर बनाया, गेन लॉस निकाला और तय करके इस सफे को रख लिया। जब ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें ये गेन या लॉस ले जाएंगे उस दिन एसेट अकाउंट में से। लेकिन नॉर्मली ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ईयर एंड पे जब आप लेजर बनाते हैं तो उस वक्त बैठकर ये लेजर भी बना लेते हैं, गेन लॉस भी निकाल लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है डिस्पोजल हुआ तो इसी दिन ही था। जैसे आप साल पूरे का बैंक अकाउंट बनाएं, तो बैंक अकाउंट के अंदर एक डेटर से पैसे आए हों 1 मार्च को, तो आप साल के एंड पे बैठकर भी अगर वो लेजर बना रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन के साथ क्या लिखेंगे? 1 मार्च कैश या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ऐसे ही है ना? तो ये ऐसे ही है, जिस दिन मर्जी बनाओ, है तो यही ट्रांजैक्शन की डेट। ओके, कोई मसला? कोई मसला तो नहीं? चलो, अब अगली बात, इस लेजर से भी पढ़ना हमें आ जाए कि ये गेन है या लॉस है। ज़बानी कलामी तो नहीं निकालना हमने, इतना टाइम थोड़ा ही होता है। लेजर बन रहा है तो एक बार वहां भी गेन लॉस निकालें और फिर ज़बानी कलामी भी कैलकुलेट करें, गलती अलग होने के चांसेस हैं। और चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे डिस्पोजल की कॉस्ट आने लग जाएगी आने वाले दिनों में, जैसे अभी एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन आनी है, तो मसला होता है इसको देखने में। तो P&L वाली बैलेंसिंग फिगर को देखते ही पता लग जाए कि गेन है या लॉस है। ये कैसे पता लगेगा? बहुत आसान तरीका है, लेजर को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, सेल्स की क्या नेचर होती है? यानी सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रायल में भी,
लेजर से निकल के ट्रायल में भी जाए तो क्रेडिट साइड पे सेल नजर आती है, या इनकम्स अदर इनकम भी यही होती है। यानी मैं यूं कह लूं कि इनकम्स की नेचर क्रेडिट होती है। अगर वो ट्रायल में भी दिखेंगी लेजर से निकल के जब ट्रायल में जाती हैं तो कहां नजर आएंगी? क्रेडिट। और इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस ही है, वो पीएनएल के अंदर भी। यानी मैं अगर आपको यूं कहूं ना कि पीएनएल जो होता है उसके अंदर अकाउंट ये चीजें क्लोज हुई पड़ी होती हैं, तो इस तरह से सेल्स अगर 100 रुपए की है तो ये 100 रुपया क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं जी कॉस्ट ऑफ सेल थी जो मिसाल के तौर पे वो 60 रुपए थी, तो ये डेबिट है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है ना। तो 40 का जीपी आ गया। उसके बाद मैं कहता हूं जी अदर इनकम आई है, ऐड करते हैं अदर इनकम, लेट्स से 5 रुपए है तो ये क्रेडिट है। उसके बाद मैं कहता हूं जी लेस कर दें इसमें से एक्सपेंसेस, सारे इकट्ठे बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस लेट्स से 22 रुपए के हैं तो एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? डेबिट। अब इसको आप नेट करते हैं तो नेट में क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है बताओ जरा। 45 में से 22 जाएं, अच्छा 20 निकाल दो, 45 में से 20 जाएं तो अब ये प्रॉफिट है। मुझे बताओ प्रॉफिट की नेचर क्या है? क्रेडिट। प्रॉफिट तभी आएगा जब क्रेडिट्स ज्यादा हों डेबिट्स से। इनकम की नेचर क्रेडिट, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट, तो इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, तो क्रेडिट ही होगा वो भी। इसीलिए तो ये क्रेडिट यहां से डेबिट खत्म करके क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी है आपने, चलो छोड़ो कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये क्रेडिट है तभी तो कैपिटल में जाके ऐड होता था, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात करने का सिर्फ मेरा इतना सा मकसद था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी गपशप लगा रहा था। सारी बात का मकसद सिर्फ ये था कि अगर कोई इनकम होगी तो वो पीएनएल में क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट करती हैं, और कोई एक्सपेंसेस हो तो पीएनएल को डेबिट करते हैं, ठीक है। बस ऐसे ही ये बात कर रहा था मैं। अच्छा सॉरी, मैं तो आपको बताने लगा था ये जो ऐसी फजूल बात थी, ऐसे छोड़ मैं आपको बताने लगा था लेजर को पढ़ना सीखें। सीखा हुआ है वैसे आपने, लेजर को पढ़ना सीखते हैं। एसेट का लेजर है, कैसे पता लग रहा है? इसके ऊपर एसेट का नाम लिखा हुआ है। सादा बात है, जो सादा बात होती है वो सादा ही होती है। सीए के बच्चे का बड़ा मसला पता है क्या है? जो बात सादा लिखी हो कहता है नहीं इसके नीचे कोई और बात होगी जरूर, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। लेजर का नाम ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी ये एसेट का लेजर है, ओके। कैसे पता? इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। अब इसमें ये 30 नजर आ रहा है, मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूं कि इसको आप कैसे पढ़ोगे? ये 30 की डबल एंट्री मुझे पढ़ के बताओ। अब इधर देखना था, देखना इधर देखना। एसेट का अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसे ही है। इसको कैसे पढ़ोगे? एसेट का अकाउंट, कोई बात नहीं डेबिट पहले ना बोलो, खैर है, मैं इसी को जरा पढ़ना सिखा रहा हूं ना, ठीक है। एसेट का अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, ठीक है। इसको कैसे पढ़ोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ये लेजर पढ़ने का तरीका है ना। इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, मैं जर्नल एंट्रीज पढ़ा रहा था आपको, ठीक है ना। अच्छा आओ अपने डिस्पोजल पे। डिस्पोजल का लेजर है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। इस 25 को कैसे पढ़ोगे? डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, इसको कैसे पढ़ोगे? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ऐसे ही था ना। इसको कैसे पढ़ोगे? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, कैश ही डेबिट किया था ना। अब बताओ इसको कैसे पढ़ोगे? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, और पीएनएल डेबिट किससे होता है? एक्सपेंसेस से। तो लॉस भी तो एक एक्सपेंस है। तो ये लेजर को देखकर ही हमने पहचाना करना है। अगले टॉपिक्स में जैसे अब कैश फ्लो का टॉपिक चल रहा होगा ना, तो सवाल में वो कहेगा गेन या लॉस, और डिस्पोजल का लेजर हमने बनाना होगा, तो उस वक्त पता होना चाहिए कि गेन आए तो किस तरफ आएगा, लॉस आए तो किस तरफ आएगा। तो ऐसे ही लेजर को पढ़ना आज से सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। कल मैंने सिर्फ इसको लिखवा दिया था, वैसे ज़बानी आपने लॉस ही डिटरमिन किया था ना, पर ज़बानी नहीं डिटरमिन करना हमने इस लेजर को देख के पहचानना है। अगर पीएनएल बैलेंसिंग फिगर इस तरफ होती तो कैसे पढ़ते कैसे? डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, हम कहते हो पीएनएल क्रेडिट मतलब गेन है, इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल है, ठीक है। तो वैसे कोशिश यही की है इन छोटे सवालों के अंदर कि मैक्सिमम सवालों में लॉस ही आए, ताकि आपको कम से कम ये तो याद हो जाए ना कि लॉस इस तरफ आता है, ठीक है।
मतलब साथ भी कई तरीकों से बेचारा सोच रहा होता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, समझाना भी पूरा है, लेकिन फिर भी जरा गैर महसूस तरीके से भी याद होता जाए। ठीक है, तो लेजर को देखते ही पहचानोगे कैसे? पीएनएल जहां पड़ा है उसको ऐसे पढ़ के देख लोगे। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। तो पीएनएल डेबिट होगा, लॉसेस से, एक्सपेंसेस से डेबिट होता है तो लॉस है। ठीक है, तो ये क्या है जी? लॉस ऑन डिस्पोजल। चलो जी, अब फिर अगर आपको इतना पता लग ही गया है तो क्यों ना हम एक्सट्रैक्ट्स बना लें? क्या ख्याल है? अब एक्सट्रैक्ट का भी भाई आपको तो नहीं पता, आप कल वाली क्लास लेंगे तो पता लग जाएगा। कल किया था या परसों किया था एक्सट्रैक्ट? कल नहीं किया था, कल नहीं परसों किया था। यानी आपको सेकंड लेक्चर में एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, रास्ता जो यार पढ़ के आना कल लेक्चर, बड़ा प्रॉब्लम, आपके बैठे होने से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, पता नहीं इनको समझ आ रही होगी या नहीं। नहीं मतलब नेचुरल है ना कि वो पता नहीं समझ आ रही होगी उनको या नहीं। इनके बारे में मुझे पता है, चित्र भी फेरांगा करना, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आप लोगों की बरकत से इन लोगों को जरा और स्ट्रेस से बात भी पता लग रही है। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स। मुझे बताएं, पूरा पीएनएल तो नहीं बना सकते ना हम, हमारे सामने ये सवाल है जी सारा, बल्कि इसको यूं कर लें, वर्किंग होकर फिगर तो यहां आ गई है ना, तो मुझे वर्किंग से क्या लेना देना? मेरे पास ये 3 अदद लेजर्स हैं, 3 अदद। मुझे बताएं इस सारी कहानी में से पीएनएल के अंदर क्या कुछ जाएगा? ये ओपनिंग जाएगा, ये कैश, ये डिस्पोजल, ये क्लोजिंग, अच्छा ये बीडी तो जाएगा, तो ये डिस्पोजल चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, चलो ये ले जाते हैं पीएनएल में, ये चला जाएगा, तो फिर जाएगा क्या? जो मैंने छोड़े वो हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, ये दोनों एक्सपेंसेस में जाएंगे। और अगर गेन होगा तो एक्सपेंसेस के अंदर लॉस जाता है, अदर इनकम में गेन चला जाता। ठीक है, तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएं, क्योंकि पूरा पीएनएल तो हम बना नहीं सकते, तो हमें नजर आएगा हमारा पुराना दोस्त डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। साल कौन सा है जी? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। वो पूरा फॉर्मेट शॉर्मेट मैं अब नहीं बना रहा, पता ही है आपको, कंपनी का नाम लिखना, वो सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह जब पास पेपर के सवाल। इजी नहीं लेना एक्सट्रैक्ट्स को, आई क्या पूछ रहा है, धड़ाधड़ पूछ रहा है, बड़ा पसंद है उसको, उसके पता है कि ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला पीएनएल बैलेंस शीट में बनवा नहीं सकता, तो फिर टॉपिक्स के अंदर टेस्टिंग ऐसे ही करता है, कहता है एक्सट्रैक्ट्स। मेरे ख्याल में इस दफ़ा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स शायद मांगे हैं, वरना इससे पिछली बार तो मांगे हुए थे, 1-2 टाइम्स पहले मांगता है रूटीन के अंदर, काफ़ी सवाल देखोगे आप। ठीक है, जनरल एंट्रीज तो वो नहीं करवाता नॉर्मली, वो रेक्टिफिकेशन में कोई करवा लेता है। नोट मांगता है यहाँ पर, और एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, ज़्यादा शौक आई कैप को जिसका है। ठीक है, एंट्री तो वैसे ही हमने करनी है ना सीखने के लिए, नोट बनवाता है आपसे, एक्सट्रैक्ट्स बनवाता है, या फिर डिस्कशन भी करवा सकता है, अंग्रेजियां भी लिखवा लेता होता है। ठीक है, हर तरह का सवाल करेंगे। फिलहाल तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बताओ, 19,500। जागो इधर देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस है फॉर द ईयर, फिगर ये नहीं है, ये एज ऑन, ये आज तक की डेप्रिसिएशन है, इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं है, ये साल के पहले दिन तक की डेप्रिसिएशन है, ये इस साल की है, और ये साल के आखिरी दिन तक की डेप्रिसिएशन है। ओके, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो यहां पर सिर्फ 10.75 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। वैसे एक्सपेंस लिखा होना काफ़ी, एक्स के अंदर माइनस साइन ना भी लगाओ तो, लेकिन बच्चे ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं माइनस में इसको देखकर एक्सपेंस को, और पॉजिटिव में इनकम को देख, इसलिए मैं लगा देता हूँ। ठीक है, नहीं भी लगाओगे ना, अगली इनकम कोई पड़ी हो तो यहाँ पे लिखा तो होगा ना फलां इनकम, तो बस वो लिखा हुआ काफ़ी है। फलां एक्सपेंस तो प्लस माइनस कोई ज़रूरी नहीं है, कर दो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। उसके बाद लेकिन आज तो दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, अब ये इस तरह से वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे हम, वर्किंग नंबर, ये डेप्शन निकला वर्किंग 2 में बेटा, और ये वर्किंग नंबर, ये वर्किंग, इसको को वर्किंग नंबर, अगर मिसाल के तौर पे एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा ना तो फिर ये तो सारी वर्किंग्स होंगी, और सही है, तो फिर वो वर्किंग नंबर जो भी चल रहा होगा, लेट्स से वर्किंग 3 थी ये मेरी, तो वर्किंग 3 का रेफरेंस दे देंगे। ओके, अभी तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट यही थी ना, तो ऐसे वर्किंग का रेफरेंस भी देना होगा हमने पर्चे के सवालों में। ओके, ये तो अभी एडिशनल काम है जी। 10 पॉइंट, ओहो भाई ये महज एक बहुत ही हसीन इत्तेफाक है, ये रूल ना बना लेना, वास्ता जे रूल ना बना लेना। आप अपने कल वाले सवाल को देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और चीज़ है, और लॉस ऑन डिस्पोजल डिफरेंट है। ठीक है ना, ये इत्तेफाक से सेम हुआ है। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लें, तो बैलेंस शीट के अंदर पीपीई की बुक वैल्यू नजर आती है, ऐसे ही है,
बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस ये कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाना है, और ये अक्यूमुलेशन का क्लोजिंग बैलेंस, दोनों को नेट करके बुक वैल्यू। वैसे ये नेट करके बुक वैल्यू दिखाना वो बचपन की बात, अब तो ना ना ना, अब तो नोट बनता है बाकायदा पीपीई का, उसमें ये सारी मूवमेंट नोट में दिखा के क्लोजिंग निकाल के लाते हैं। लेकिन वो कब बनेगा? मेरे ख्याल में 13वां 14वां लेक्चर जिस दिन हमारा होगा उस दिन हम नोट शुरू कर लेंगे। बस एक बार रिवैल्यूएशन हो जाए ना सर, हो कब होगी? जब ये खत्म हो जाएगा जी। तो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स, आप ये नहीं कह रहे सर आप सिर्फ इतना सा लिख दें, हम पूरा लिख लेंगे। एसेट की कॉस्ट 55 है और लेस करेंगे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 19.5। ठीक है जी, तो बुक वैल्यू, ठीक है जी। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही ऐसे कर लिया था घर पे? हाथ खड़ा करें बस। कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट नहीं किया कि सर ने करवाना है? हाथ खड़ा करें। करना चाहिए था आप लोगों को। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई मसला मसाइल है तो पूछें। नहीं नहीं, हम 31 दिसंबर 17 पे भी बैठकर ये लेजर बनाएंगे ना, तो उसमें डेट्स 30/9 की आनी है। मैंने यही तो बताया थोड़ी देर पहले। आप ईयर एंड पे बैठ के डेटर का लेजर बनाएं, आप बीआरएस पढ़ते थे, ठीक है? आप बैंक का लेजर बना रहे हैं अगर ईयर एंड पे बैठकर खुद बना रहे हैं अगर, तो उसमें अगर दरमियान साल के दरमियान की ट्रांजैक्शन डेट उसी दिन की डालोगे ना, और सही है तो बेशक आप ईयर एंड पे बैठ के बनाओ। डिस्पोजल हुआ किस दिन है, फिर उस 30/9 के साथ भी आप ईयर एंड लिख दो, फिर सारी अकाउंटिंग ही गई। फिर जी बेटा, किस में? डिस्पोजल में डेट्स ही तो लिखी हुई है बेटा, ये 30/9 से। कोई बात नहीं बेटा, मैंने लिख दी है। हाँ लिखो। अच्छा देखो, अगर लेजर रिक्वायर्ड है ना, ये तो आप बड़े हो गए तो समझ लग जाएगी आपको। लेजर रिक्वायर अब करता ही नहीं है, वैसे वर्किंग में ही करना होता है हमें, तो वर्किंग में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है सब कुछ लिखने की। लेकिन अभी तो सीखने का ज़माना है ना, ये बात भी तो ये बात भी तो अभी दिमाग में बैठनी है कि डिस्पोजल के दिन की ट्रांजैक्शन है, उस दिन की ही सारी डेट्स हैं। अब अगर वर्किंग हुआ करेगी तो हम सुकून से यहाँ पर जो है वो डेट शीट के बगैर लिखेंगे, बस एब्रीविएशन यूज़ करते हैं सब कुछ। लेकिन अगर लेजर मांगेगा तो फिर प्रॉपर लेजर के अंदर डेट भी आएगी, डिस्क्रिप्शन भी आएगी। ठीक है, हाँ जी। 22वें में को मसला, अब वो आ रहा हूँ जी मैं, वो अब हाइब्रिड के अंदर वो फीमेल क्लास के अंदर माइक पकड़ा दें, उनका क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा फिर जब पहुँचूंगा। पहले 22वें का बताएं जी। 22वें को मसला आया, 22वें के अंदर मामला क्या था असल में जाते हुए बता दिया था आपको, वैसे आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है। ये इसके अंदर कोई डिस्पोजल नहीं था, ये इंट्रो वाला सवाल था बेसिकली, थोड़ी प्रैक्टिस थी ज़रा, जो हमने कल तक किया था और परसों तक किया था, ऐसे ही है ना जी। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है फॉलोइंग, कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2001। अब आप अगर देखते हैं नीचे तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल 3 तरह के एसेट्स हैं। क्या एक ही लेजर बनाएंगे? क्यों? अच्छा, अगर सवाल में यूं लिखा होता प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 5, फिर तो नहीं बन सकता, एक 5 आ गया। अच्छा, प्लांट है, प्लांट एक क्लास ऑफ एसेट है, तो एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक एसेट अकाउंट, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कम्बिनेशन नहीं हो सकता था, इसलिए आपको 3 और 3 6 लेजर्स ओपन करने पड़े जब आपने सवाल शुरू किया। प्लांट उसकी डेप्रिसिएशन, फर्नीचर उसकी डेप्रिसिएशन, व्हीकल उसकी डेप्रिसिएशन, उसके बाद रेलेवेंट एडिशन अपने अपने लेजर्स में, अलग अलग डेप्रिसिएशन। को डिस्पोजल इसमें तो था नहीं, खैर होता तो वो भी अलग अलग, ठीक है। तो इसमें कोई मसला आया हो तो बताएं जी बेटा। मसला नहीं था। नेक्स्ट,
23, हाँ जी, ये सवाल था जो कल हमने पहले दिन सीखा था डिस्पोजल, ये आपको होमवर्क में करना पड़ा। अब इसके अंदर है सिर्फ एक ही क्लास ऑफ एसिड व्हीकल, लेकिन उस व्हीकल के अंदर मल्टीपल एडिशंस हैं, मल्टीपल डिस्पोजल्स हैं। बड़ा लेंथी सवाल था, 18-20 मिनट में हुआ था। किसने कर लिया था 20 मिनट में या उससे कम में? 20 से कम में भी कर लिया था। हाय फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी नीयत साफ मंजिल आसान है जी। पास कर या बर्दाश्त कर, दूसरे कह रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं तू लंघ जा साड़ी खैर? अच्छा जी, अच्छा जी, सुने सुने सुने, ये अकाउंट इसके अंदर मैंने कल वैसे बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि ये तो सिंपल 3 एडिशंस आ गए, डिस्पोजल्स भी 3 हैं। अगर 3 डिस्पोजल्स हैं तो वही ट्रीटमेंट जो आपने एक के साथ किया था वो 3 के साथ कर देना था, ठीक है। तो बाकी सारे अकाउंट्स तो आपके बिल्कुल वैसे ही बने जैसे सोल्यूशन के अंदर थे, लेकिन सोल्यूशन के अंदर डिस्पोजल का अकाउंट अकेला बना हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसको ना काट दिया था सोल्यूशन में, मैंने कहा था नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, 3 डिस्पोजल हैं तो 3 ही डिस्पोजल के अकाउंट बनाओ। अब कैसे बनेंगे वो बना लेते हैं ताकि मैं अगली बार इसमें डाल दूंगा फिर, ठीक है जी। बना सकते हैं पर नहीं बनाएंगे, बात समझे ना। बना सकते हैं पर भाई मेरी क्लास के अंदर इसकी इजाज़त नहीं होती है, मैं ये चाहता हूँ कि अलग बनाया करें, ठीक है, और उसमें फ़ायदा ही है आपका। बना सकते हैं पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। बना सकते हैं तभी तो किताब से उठाया था सोल्यूशन, पुरानी इंट्रो में से तो बना हुआ, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने नहीं बनाना है बस, ठीक है। जब कभी बनाना कहना होगा खुद कह दूंगा, वैसे नहीं कहूँगा एंड तक, ठीक है। नॉर्मली एक ही 2 हो 3 हो जितने डिस्पोजल हो अलग अलग बनाओ, इससे आगे आसानी होगी आपको और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पक्का हो जाएगा, ठीक है। टाइम उतना ही लगता है, टाइम उतना ही लग जाता है, ओके जी। करेक्शन नीडेड मैं कर रहा हूँ, बल्कि अपडेशन, बल्कि क्या अल्टरेशन लिखना चाहिए, क्या करें, गलती तो नहीं है लेकिन हमें नहीं पसंद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 डिस्पोजल के अकाउंट बनेंगे जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लो जी, मैं कहा चलो ये भी बना ही लें, ऐसे ही आप ये ना कहें कि ये तो करवाया ही नहीं, क्योंकि बाकी सवाल तो जैसा आपको पसंद है वैसा ही है, ठीक है। इधर सवाल ओपन कर लेते हैं, यह तो बहुत करीब करीब था लेकिन चलो जी बच्चों। ये शुरू करें जी जरा क्विकली। ओपनिंग यकम जनवरी 7 पर 1400, यकम जनवरी 7 पर इसका ओपनिंग 650। ओपनिंग आ गए फटाफट इधर देखें, 1400 और 650, 1000 में नहीं किया होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ डेप्शन 15% स्ट्रेट लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, क्या एंट्री होगी जल्दी से बताओ? एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, तीनों की अलग अलग, ठीक है। तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट रिस्पेक्टिव डेट्स के साथ, डन। नेक्स्ट, डिस्पोजल आ गए, अब 3 डिस्पोजल्स हैं, सुकून से ऐसे टेक लगा के तीनों को अलग अलग ट्रीट करना है जैसे ये 3 अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। नंबर 1, इस व्हीकल की कहानी यकम, अच्छा डेट वाइज ऊपर नीचे है तो भी कोई बात नहीं, वैसे असूली तौर पे ये पहले होना चाहिए लेजर में, है ना। और नहीं, हाँ ये ईयर एंड कौन सा है हमारा? 31 दिसंबर 7 है ना, तो यकम जुलाई 5 को, अच्छा ये डेट ऑफ परचेज है, मैं परेशान हूँ। 31 मार्च 30 जून, सही है, डेट वाइज ही पढ़े हैं, ठीक है ठीक है। खरीदा तो जब जब था, डिस्पोजल डेट वाइज ही पढ़े। अब नंबर 1, व्हीकल 1 का डिस्पोजल है, स्टेप्स जरा बोलो जल्दी से, याद तो अभी होने हैं, बोलो बोलो। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसिड, तो 40 की कॉस्ट को एसेट अकाउंट से क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल में एसेट अकाउंट क्रेडिट 40 से, और ये व्हीकल 1 डिस्पोजल, ठीक है। डिस्पोजल नंबर 1 कर लो, व्हीकल नंबर 1 कर लो, ये क्या हो जाएगा? डेबिट इससे, ठीक है। अब ये वहां पर भी ऐसे ही हुआ हुआ, लेकिन एंड पे गेन लॉस कंबाइंड निकल आया है, तो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। पता होना चाहिए कौन से एसेट ने गेन दिया, कौन से ने लॉस दिया, तीनों में तो पता ही नहीं लगेगा, नेट हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप अलग अलग देखें, ठीक है जी। स्टेप 1 हो गया, यहाँ पे आपने क्या लिख लिया जी? व्हीकल अकाउंट, व्हीकल ही है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे डेट आपने लिख लेनी है, वही डेट आनी है 31/3, मैं नहीं लिख रहा, चलो। नेक्स्ट, स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, अब इसकी कॉस्ट को पकड़ेंगे,
रेट स्ट्रेट लाइन है ना, ये 15% रेट लगेगा और अब हमें चाहिए इसकी टोटल लाइफ जो इसने हमारे पास गुजारी। ठीक है, अब कब से आया था, कब तक रहा, अब जबानी करें, बड़े हो गए हैं, कल का दिन गुजर गया, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे लिखी पड़ी है डेट। अब 1 जुलाई 5 को सामने रखो और ईयर एंड पे नजर डालो और यूं बोलो जैसे कल कहा था कि अगर ये एसिड 1 जुलाई 5 को आया तो इसका पहला ईयर एंड कब हुआ था, पहला ईयर एंड 31 दिसंबर 5, तो इसका मतलब पहले साल 5 वाले में ये कितने महीने चला, फिर 6 वाले में और फिर 7 वाले साल में, अब ये टोटल बन गया 1.75 ईयर्स। तो जो आंसर यहां पर आपका 15% करके आना था उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना था, स्टेप 2 वाली फिगर निकल आनी थी। ऐसे ही हुआ पड़ा होगा, ये पहले की ऐसे ही है, ये 10,500, ये है स्टेप 2 वाली फिगर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट। ये 10,500 से अक्यूमुलेशन डेबिट और एसिड 10,500 से क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे, अक्यूमुलेशन 31 मार्च। ओके, 10,500 डन जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, सेल प्रोसीड्स कितनी है 2300, एंट्री बोलो, एसिड बिका है तो कैश, कैश आया है तो कैश, कैश डेबिट, इतने डेबिट कर देना, जिधर दूसरा इंपैक्ट पड़ता है। स्टेप हमारा जो है वो असल जर्नल एंट्री करवाऊंगा, शायद आज ना करवाऊं ताकि ये पक्का हो जाए, कल फिर जर्नल एंट्री करवाऊंगा। आंसर सेम ही आता है दोनों से, या डिस्पोजल अकाउंट बनाओ या डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कर लो, लेकिन वो भी हमें आनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा उसी का ही काम है। इसका काम भी आगे जाके बनता है, जब हम बड़े टॉपिक्स कर रहे होते हैं वहाँ पे लेजर्स बना रहे हैं तो इसको भी बनाना आना चाहिए, और रेक्टिफिकेशन के टॉपिक के अंदर जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। ठीक है, सही है, दोनों काम जरूरी है, तो एक पक्का कर लें फिर दूसरे पे जाएंगे। तो यहां पर दूसरा इंपैक्ट पड़ता है, स्टेप वो जो आपको लिखवाया था, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब बच्चे गलती से क्या करते हैं, कैश एसिड बिका है तो कैश आया है तो कैश डेबिट, वो बोल कैश डेबिट रहे होते हैं, कर डिस्पोजल में डेबिट रहे होते हैं, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, एसिड बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कितने से 2300, 31 मार्च। ठीक है, और स्टेप 4, बैलेंस की फिगर विल बी टेकन टू P&L, क्योंकि वो क्या है, गेन है या लॉस। किस तरफ आ रहा है बैलेंस, इधर ही, माशाल्लाह से। कितना, अब देखा ना आप लोगों ने इकट्ठा किया, घर पे सबने इकट्ठा किया, हालांकि मैंने काट के भेजा था, ये कहा था अलग अलग करना। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास बेटा, उल्ली लग जानी है, उन्हें इस्तेमाल करो। उल्ली समझते हैं, उल्ली फंगस, मार्स से आए हुए लोग जी। हाँ जी, ये 27,200 गेन है कि लॉस है, ऐसे पढ़ो, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट टू P&L डेबिट, तो ये तो लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट अगला डिस्पोजल जी, 1 मार्च 4 को खरीदा था, सॉरी 30 जून 7 को ये बिका है। ठीक है, 70,000 इसकी कॉस्ट है, स्टेप 1 वाली। अब ये तेजी लाओ इसके अंदर, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ये एडजस्टमेंट ऐसी आ जाती है। ठीक है ना, लेकिन पहले दिन तो ऐसे नहीं लग रहा होता, पहले दिन तो यूँ लगता है यार क्या पहाड़ टूट पड़ा। अब कल डिस्पोजल की जो सूरत हाल थी, आज तो वो नहीं है ना, अब ये चलते रहना है बार बार, तो इसमें इंप्रूव ही होना होता है। ठीक है, बट जो काम कहा जाए वो करके जरूर आते रहना। 70,000 कॉस्ट है, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। ये क्रेडिट किया तो डेबिट किसको करोगे, डिस्पोजल। अब ऐसे अलग अलग डिस्पोजल 2, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि सोल्यूशन में ऐसा नहीं था, वरना मैं ना करवाता। ये किस दिन हुआ है जी, 30 जून पर, व्हीकल, ये डन जी। स्टेप 2, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेशन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। अब ये 70 है, इस पर रेट लगना है और यहां से हमने पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अब जरा जबानी करें, जरा तेजी लाए ना। 1 मार्च 4 से 31 दिसंबर 4 तक 10, अब कैलकुलेटर पे लिखते जा रहे होगे आप, ठीक है ना, 10/12 लिखा होगा आपने, प्लस 4 वाला साल, प्लस 5 वाला साल, प्लस 6 वाला साल, प्लस 7 वाला साल, 6/12। अब बताओ जरा, अलग अलग करना पड़ता, जैसे कल किया था तो कितना टाइम लगना था, और ये तो एक कम है। अच्छा चलो फिर शुरू से कर लेते हैं। 1 मार्च 4 से 31 मार्च 4 तक 10 महीने, 31 मार्च 5 तक, 6 तक,
और 7 तक 6/12 जी 3.33 ईयर्स। अब ये जो इससे आंसर आया है इसको 3.33 से मल्टीप्लाई करें, पूरे साल की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो यहाँ पे हुई पड़ी है, देख लें बस जी। डन। ये 35,000 की एंट्री होगी। ये स्टेप 2 है ना, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद कितनी अमाउंट थी? जवाब लबंद हो ना, ये इस तरफ तो नहीं जवाब कर रहे थे हम, इधर यहाँ तो सवाल रखा हुआ है जी। डेबिट ये 35,000 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया डेबिट, और दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में डाल दो 35,000। ठीक है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कब का जी? 30 जून। पता लग रहा है आप डेट से, ये 31 मार्च वाला डिस्पोजल है, वो 30 जून वाला डिस्पोजल है, तो अपनी डेट लिखें। ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। आप नहीं बोल रहे, मैं ही बोल रहा हूँ स्टेप, मुझे तो याद हो गए, अब काफी साल हो गए जी। वी विल रिकॉर्ड कैश। तो एसेट बिके तो कैश जाता है, अच्छा आता है, कैश आता है तो कैश क्रेडिट। मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं जागने। ठीक है जी। तो एसेट बिकेगा तो कैश आएगा, कैश आया है तो कैश डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को कर दो क्रेडिट जी। 4700 है, यानी कि लॉस ही है खैर से जी। बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, कितनी है? 30,000। ठीक है जी। अब इसको पढ़ के देखें तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पता है मुझे कि ऊपर आपको नजर आ रहा है, लेकिन दोबारा पढ़ लें, डेथ क्यों पढ़ रही है आपको, कॉन्सेप्ट पक्का करें। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, P&L डेबिट। तो P&L डेबिट होता है लॉसेस से, एक्सपेंसेस से। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा और आखिरी डिस्पोजल है जी, ये 90। तो 90 को पकड़ो, एसेट अकाउंट में से निकालो, कड़ंग, इधर जाके लिख दो कड़ंग। डिस्पोजल नंबर 3 व्हीकल, ये है जी 30/11। स्टेप 1 इज डन, हो गया। स्टेप 2, इसकी सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन निकालें। 90,000 को 15 से मल्टीप्लाई करें और ये पीरियड गिन लें, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। जरा ध्यान से गिन लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, और 7 के अंदर नवंबर तक 11, तो 11 जमा 5 16 महीने। 16 महीने का मतलब होता है, कर लो ऐसे कर लो, अच्छा चलो अच्छा आदत बनी हुई है, कैलकुलेटर पे करने की आदत बनी है, ऐसे कर लो। पहले साल में 5/12, दूसरे साल में 11/12। अब तो आंसर निकाल लोगे ना, लाइन के बैकग्रो जी। 1.33 ईयर्स, तो 90,000 इंटू 15% इंटू 1.33, आंसर इज 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इससे करो डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कितना था? 18,000। ठीक है जी, 30/11। ओके डन। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। 6600 का कैश आया, एसेट बिका तो कैश आया, कैश आया तो कैश डेबिट। इधर भी देखो ना, गलती कर रहा हूं ना, देखो ना इधर जी। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से? 6600 जी। फिर लॉस है, मजा आता कि गेन भी होता कोई एक आधा, तो मैं कहता देखो ये नेट होके उस डिस्पोजल अकाउंट में नजर आ रहे हैं, लेकिन चलो अब ये ऐड होकर नजर आएंगे इंशाल्लाह आपको जी। P&L 65,000 अखीर ही होगी वैसे हैं, लॉस ना हो गया, बस भरमार हुई पड़ी है लॉसेस। अच्छा अब इन तीनों को वैसे ही जरा ऐड करें, तीनों ही लॉस है, तीनों ही लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, जरा तीनों को ऐड करें वैसे बाय द वे। 1,00,000, ये देख लो आंसर तो वही आ रहा है क्योंकि ये कंबाइन किया हुआ था, लेकिन आपने कंबाइंड नहीं बनाना। कितना कोई फर्क पड़ा है टाइम में यार। देखो ना, ये सारी फिगर्स तो आपने लिखनी थी, सिर्फ P&L को आपको 3 दफा लिखना पड़ा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ज्यादा मजबूत होते हैं आप इसके साथ। तो डिस्पोजल जितने होंगे, डिस्पोजल अकाउंट उतने ही बनाने हैं, इसकी बजाय आपने 3 कर लिए। ये आंसर तो सेम ही होना है, तभी तो ऑप्शन है। अगर आंसर डिफरेंट होता तो फिर ऑप्शन कहाँ होता, फिर तो गलती होती। ऑप्शन है, किताबों में मिलेगा भी सी आपको इस तरह से।
बट हमारी क्लास में हम जितने डिस्पोजल होंगे उतने बनाया करें, कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, सही है शाह जी। एक्सट्रैक्ट्स में इकट्ठा करेंगे, इसका PNL बनाते हैं, इसका PNL बना लेते हैं जी। PNL कितने बनाइए, इधर बना लें। इसीलिए तो उन्होंने आसान काम रखा हुआ है सामने, डिस्पोजल वाला लेजर बना हुआ है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को आगे तक देख के आपको बता रहा हूँ, तरतीब वही रखेंगे जिससे आसानी रहे। फिर बेटा जब कभी ज़रूरत पड़ेगी ना शॉर्टकट्स लगाने की, तो वो एंड होता है, टॉपिक के एंड पे कुछ उसके शॉर्टकट आते हैं, सिलेबस के एंड पे बहुत सारे शॉर्टकट्स आते हैं, लेकिन अगर सीखते हुए शॉर्टकट पे चले गए तो फिर तो हो गया काम। अभी जो बेस्ट होगा, चाहे लेंथी लगे, चाहे मुझे घंटा लगे समझाने में एक चीज़ को घुमा फिरा के लंबा करके, मैं उसको अभी भी ऐसे करूँगा। हमारे पास है टाइम, ठीक है ना, टाइम बहुत है हमारे पास, छुट्टी नहीं करनी बस इंशाल्लाह, ठीक है जी। PNL के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर दो चीज़ें आएंगी जी, अगेन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये है 251,138, ठीक है जी, एक्सपेंस। उसके बाद सारे लॉसेज इकट्ठे करो, लॉस ऑन डिस्पोजल, इवन के चलो गेन अलग ही रखा करो, तो ये तीनों लॉस इकट्ठे करके मैं यहाँ पर, तीनों इकट्ठे करके मैं यहाँ पर शो करूँगा। क्या बताया था भाई, ठीक है जी, ये ऐसे इकट्ठा करेंगे। आप बाकी बैलेंस शीट आप बना ही लेंगे, उसमें तो क्लोजिंग ही आना है। ओके, दोनों का नेट करके कि बना दूँ, वो भी बना लेंगे बोला है ना। अच्छा यार, एक छोटा सा उधार रह गया था, वैसे तो मैं अब अगले सवाल पे जाना चाह रहा था, लेकिन चलो वो बात भी अब बातों में आ ही गई है तो हो ही जाए मेरे ख्याल से। ये आपको मैंने, ये आज लेक्चर 3 नहीं है, आज तो 4 चल रहा है, ठीक है ना। उस वक्त 3 लेक्चर था जब यहाँ से गुजरे थे कल, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप डेप्रीसिएशन, भाई हाइब्रिड में आवाज़ सही आ रही है, बाजी सही आ रही है, भाई सही आ रही है, आवाज़ सही है, ओके। आपको तो नहीं आ रही होगी आवाज़ से। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की दो तरह से एंट्री की जा सकती है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो हम आज तक करते आए, ठीक है। और दूसरी तरह से एंट्री होती है इसी को ना आगे बढ़ा लेंगे और डिस्कशन इसी से मैं आगे निकाल लूँगा, क्या ख्याल है, फ़ायदा हो जाएगा। तो बल्कि एंट्रीज तो चलो ठीक है, फिलहाल चलने दो ऐसे जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तरह से एंट्रीज हो सकती है लेकिन इसको बेटर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इस एंट्री से हमारी बेटर प्रेजेंटेशन अचीव होती है, इस एंट्री से हमारी बेटर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं होती। ये मैं आपको अभी समझा देता हूं कैसे। लेकिन एक और बात भी है, जो IAS 16 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब जो वो नोट्स मांगता है, जिसको पढ़ के, जिसको देख के, जिसको मानते हुए हमने PPE का नोट बनाना सीखना है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र आता है आपको, मैं प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो वो नोट बनाने के लिए भी आपको एसेट अकाउंट अलग चाहिए एट कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग चाहिए होती है। इसका मतलब ये एंट्री मजबूरी के दर्जे में मैं आपको सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स में करवाऊंगा जहां पे कोई और चारा नहीं होगा, करेंगे ज़रूर, लेकिन हम प्रैक्टिकली यही एंट्री किया करते हैं। ये एंट्री नहीं की जाती क्योंकि एक तो इससे प्रेजेंटेशन बेहतर अचीव होती है, दूसरा ये एंट्री होगी तो आगे PPE का नोट बन पाएगा, यानी एसेट अकाउंट अलग और एक्यूमुलेशन अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी समझो एंट्री होती यही है, लेकिन मैं एक दिन इस पर भी लगाऊंगा, अभी शायद परसों, और कोई 1-2 सवाल आधा घंटा लगा के 1-2 आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये आज इस वक्त यहाँ पे सिखाना ज़रूरी है कि जब जाके ये कैश फ्लो के टॉपिक में या NPO के टॉपिक में बनाना पड़ेगा इस लेजर को इस तरह से मजबूरी में, तो उस वक्त समझ ना आए तो उससे बेहतर है अभी सीख लेंगे जब ये चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन एंड पे जब सारे कॉन्सेप्ट्स अपने सीख लेंगे, डिस्पोजल भी कर लेंगे, एक्सचेंज भी कर लेंगे, चेंज इन एस्टीमेट भी कर लेंगे, तो फिर एंड में मैं आपको एक दिन एसेट अकाउंट इस तरह से बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन आज ज़रा देख लो दोनों की शक्ल में और एंट्रीज में ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अपना ये सवाल पकड़ें,
कासिम ने एक एसेट खरीदा 90 का। ये कल सवाल शुरू भी किया था लेकिन पता नहीं बीच में वो भाई आए थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर तो 90 रुपये का एसेट खरीदा यकम जनवरी 10 पे। इसकी लाइफ 3 साल है और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट के साथ साथ लेजर भी पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल है जी, 90 रुपये कॉस्ट है, 3 साल लाइफ है, सवाल चुप है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन। अगर एक एसेट की कॉस्ट 90 है, लाइफ 3 साल है, तो अक्यूमुलेट तो 1 साल की डेफिसिट कितनी बनेगी? 30। हर साल कितना डेफिसिट करेंगे? 30। रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है ना। अब शुरू करते हैं काम। यकम जनवरी 2010 को, तो मैं यहां पे ओपन करता हूं एसेट का अकाउंट। और यहां पे मैं एंट्री करता हूं किस दिन जी? यकम बोले, मैं ही देख लेता हूं। ठीक है जी, मेहरबानी, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने देख लिया। अब यकम जनवरी 10 है, यकम जनवरी 10। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 90 से। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 10 आ गया और कोई एसेट और नहीं खरीदा, कोई एसेट बिका नहीं है। ठीक है, तो कैरी डाउन में भी क्या पड़ा होगा? यही 90 पड़ा होगा। यार ये तो तंग हो रहा है, नजर नहीं आएगा क्या? आ जाएगा, ठहर जाए, एक और काम थोड़ा सा। उसके बाद एक अकाउंट बनता होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जो अगर ऊपर वाली एंट्री हो रही हो तो, वो जो एंट्री आपको ऊपर नज़र आ रही है, अगर वो एंट्री हो रही हो तो एक और अकाउंट भी वजूद में आता है और वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसको ले जाते हैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे, ये बाद में करते हैं। एंट्री इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम वो जो बात आज तक पुरानी पढ़ रखी है, जो हम करते आए हैं रूटीन में काम, वो कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये रेंट आ गया, तो ये रेंट के ऊपर हमने क्या करना है? इसको डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस कितना होगा? मैं ज़बानी पूछ रहा हूँ। ठीक है, कितना? 30। उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, दिमागों में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 31 दिसंबर 2010 का। ये 10 वाले साल का एक्सपेंस आ गया। डन जी। ले जी, साल एंड हुआ चाहता है, ऐसे ही लाइन खींच देता हूँ मैं, ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे, बाद में मिटा लेंगे दरमियान वाली। ठीक है, एसेट का क्लोजिंग 31 दिसंबर 10 पर क्या है? 90। और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग 31 दिसंबर 10 पर कितना है? समझ आती है? ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, सवारियाँ पूरी कर रहा हूँ, है ना? आप तो यही कहते होंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी के बड़े सवालों में यही मसले होते हैं। कॉन्सेप्ट तो सबको ही आ रहा होता है, पढ़ के जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला साल आएगा तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे, ऐसा ही है दोनों तरफ। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में भी कोई एडिशन डिस्पोजल है जी? नहीं, लेकिन डेप्रीसिएशन तो होगी। डेप्रीसिएशन इस साल भी 30 रुपये की होगी और उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 30 से। ठीक है जी, और ये साल एंड हो जाएगा तो 31 दिसंबर 2011 पर कैरी डाउन क्या आएगा एसेट अकाउंट का, और 31 दिसंबर 11 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कैरी डाउन क्या आएगा? 60। अगला साल आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेना है। ठीक है जी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में भी क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेना है। कितना जी? 60। कोई एडिशन डिस्पोजल है? नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन तो है। तो 31 दिसंबर 2012 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री होगी। और उसके बाद जनाब ईयर एंड आएगा तो एसेट अकाउंट
31 दिसंबर 12 पर क्लोजिंग शो कर रहा होगा 90 और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट भी क्लोजिंग 90 ही शो कर रहा होगा। जी स्टूडेंट, डिस्पोज तो नहीं हुआ जी, मैं वो बता देता हूँ भाई, अभी मैं यहाँ पहुँचा ही हूँ, मैं पहले वो बात कर सकता था, खुद सोचो, आ गई है बारी तो बता देता हूँ, लेकिन ये डिस्पोज नहीं हुआ, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी, वो मैं लिखवा देता हूँ, डिस्पोज नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इतनी बात की। जी बच्चों, अब इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। अगर ये वाली एंट्री होगी तो ये दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है ना, मैंने ज़रा वो टोटल शोटल के कोई लिमिटेड डिब्बे बनाए, ओके। अगर ये वाली एंट्री होगी तो ये दो अकाउंट्स वजूद में आएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी एसेट में क्रेडिट होने की बजाय इस अकाउंट में अलग से इकट्ठी करते रहते हैं। तो इसी का मतलब होता है कि एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है। तो बचपन में आपको उस्तादों ने ये सिखाया होगा कि, नहीं तो आप सीख लें, कोई मसला नहीं है, मैं इसीलिए तो बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को याद ना रहा हो तो, कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से नज़र आ रहा है तो समझ जाओ कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, क्योंकि एसेट अकाउंट के अंदर कभी भी उसके अंदर होने वाली कमी क्रेडिट की ही नहीं गई। ओके, अच्छा जी, अब अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो 2012, 2011 और 2010 जी क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। बोलो, एसेट अकाउंट से कॉस्ट 90, 90, 90, यही क्लोजिंग आने, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से क्लोजिंग 30, 60, 90, ठीक है जी। अब 10 की बुक वैल्यू 60, 11 की 30 और 12 की 0। अब ये बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है, या ये तरतीब जिसमें हमने एसेट और एक्यूमुलेशन अलग रखा ना, ये हमें एक ही एसेट है ना, इसलिए समझाना आसान है। ये क्या बता रही है हमें सारी सिचुएशन, हमें ये बताया जा रहा है कि 90 रुपये का एक एसेट 2011 में है, 30 डेप्रीशिएट होकर 60 पे बुक वैल्यू पे नज़र आ रहा है। 11 में बताया जा रहा है 90 वाला एसेट है, 60 रुपये की डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी है और ये 30 की बुक वैल्यू पे पड़ा है। 12 में बताया जा रहा है कि 90 का एसेट है और 90 रुपये ही डेप्रीशिएट हो गया है। इसका मतलब एसेट तो है, लेकिन ये एसेट फुल्ली डेप्रीशिएटेड है, मजीद डेप्रीशिएट नहीं हो सकता। तो जब ये सिचुएशन आएगी, इसको इंशाल्लाह करेंगे किसी वक्त, इसका एक आधा सवाल, शायद ये आप लोगों ने इंट्रो में नहीं पढ़ा होता, कि पढ़ा होता है, वैसे ये पढ़ के आना चाहिए। इस सिचुएशन पे जाकर हम कहते हैं कि जी एसेट क्या हो चुका है जी, फुल्ली डेप्रीशिएटेड। फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं फुली डेप्रीशिएटेड एसेट कब फुली डेप्रीशिएट हो जाता है, जब उसकी कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के, या जब उसकी बुक वैल्यू बराबर हो जाए 0 के, तो ऐसे एसेट को कहा जाता है फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट। अब अगली इससे भी अहम बात, जो भाई ने डिस्पोजल बोलकर ख़राब कर दिया था सारा कॉन्सेप्ट अपना और सब बच्चों का, मेरा ये सवाल है, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 12 की शाम को डिस्पोज हो रहा है? ऐसी तो कोई बात सवाल ने नहीं बताई। तो क्या एसेट फुली डेप्रीशिएट होने के बाद मज़ीद यूज़ नहीं हो सकता? आपने गाड़ी की लाइफ, यूज़फुल लाइफ 5 साल एस्टीमेट की थी, 5वें साल का एंड था, 31 दिसंबर आ गया, आपने वो गाड़ी बेची नहीं थी, रात 12 बजे 31 दिसंबर की रात 12 बजे आपको बाहर से एक चीख की आवाज़ आई, आपने बाहर जाके देखा तो गाड़ी बिखरी पड़ी थी, टायर कहीं पड़े थे, शीशे टूटे हुए पड़े थे, बॉडी दरवाजे खुले हुए थे। आपने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं फुली डेप्रीशिएट हो गई, मैं मज़ीद नहीं चल सकती। ऐसा होता है क्या? करने वाली बात करो। एक अंदाज़ा था 5 साल इस गाड़ी ने चलना है, 5वें साल के एंड पे जाकर देखा बेहतरीन हालत में थी, संभाल के रखी थी, आपने कहा ये तो 5 साल और चलेगी। हाँ, अगर दरमियान में कभी ऐसा लग जाता कि इसकी लाइफ बदली है, तो वो चेंज इन एस्टीमेट है, उस केस के अंदर हम अकाउंटिंग सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और 3 साल एंड हो गए और ये एसेट पूरी तरह से डेप्रीशिएट हो गया। अब अगले साल 2013 में अगर आप इस एसेट को यूज करना चाहें, बेचना ना चाहें, यू कैन। आपके पास एसेट सही हालत में चल रहा है, या फंड्स का भी मसला हो सकता है, आप कहते हो यार कोई नहीं 1 साल और चला लो, तो क्या मसला है, चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस मसला यह है कि आप इसको मजीद डेप्रीशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक जग पानी में से एक जग पानी निकलना है ना। एक 90 रुपए की चीज है तो उसने मैक्सिमम कितना लॉस करनी है वैल्यू, 90। ये तो नहीं हो सकता कि आप अगले साल मिसाल के तौर पे इधर जरा थां बनाने हैं, फिर थां मारे जाने हैं। अच्छा जी, अगले साल मिसाल के तौर पे 2013 में आपने यूज करना चाहा, इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, कॉस्ट तो बदलनी नहीं है, लेकिन आपने से किसी साइंसदान ने उठकर इसको ऐसे कर दिया और जिंदगी में पहली बार आपने नेगेटिव एसिड देखा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एसिड इन अकाउंटिंग। बात समझे हो, नेगेटिव एसिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यूज करना चाहते हैं 13 में, बिल्कुल करें, मजीद डेप्रीशिएट करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये एसेट ऑलरेडी क्या हो चुका है, फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है। मजीद अब इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हो सकती। करी जाओ यूज, बस डेप्रीशिएट ना करना। बेटा वो सिचुएशन समझा रहा था, ठीक है, एस्टीमेट चेंज तो पढ़ाना है अभी, वो फिर देखेंगे, फिलहाल नहीं पढ़ाया। फिलहाल तो मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा था, ये 0 हो गया, मैंने कहा चलो बताता चलो, ठीक है। नहीं एस्टीमेट चेंज हुआ, नहीं चल सकता था मजीद आगे, लेकिन मजबूरन चला भी सकते हैं, चलाई जा रहे हैं। वो नहीं चल रहा है, हम चला रहे हैं। फिर मकसद कहने का ये है, अगर इस एंड होने से पहले आपने किसी वक्त में एस्टीमेट चेंज कर दिया तो वो काउंटिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके तो अब तो कहानी खत्म होगी, ठीक है, सही है। इसका सवाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट फिलहाल सर आपके जहन में होना चाहिए कि ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कहते हैं इसको, होता क्या है, ठीक है। बाकी इसकी जो आगे यूजेज है या आगे इसका जो कॉन्सेप्ट है, सवाल एक पूरे उसके अंदर फिट करेंगे कि बाकी एसेट्स चल रहे हों और एक फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि बड़ा अहम पॉइंट है कि ये जो एसेट है ये फुली डेप्रिशिएटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताबों से निकल भी जाएगा, पढ़ा होता है किताबों में, ठीक है। बस मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, सही है जी भाई। पार्ट 2 शुरू कर दें।